Hello students, how are you? I hope you are all fine. Today our topic is fertilization, and in previous video we have already discussed about the topic pollination and their type and their importance. Okay, so today we are going to discuss about the topic fertilization. Okay, we have already discussed about pre-fertilization event, and now we are going to discuss about fertilization event in flowering plant. Okay, तो इससे पहले जैसा कि आप जानते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्लांट में फ्लावरिंग प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला इवेंट क्या है? पहला इवेंट है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, सेकेंड फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड थर्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओके, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। उसमें गैमेटोजेनेसिस था। गैमेटोजेनेसिस में आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस था और पॉलिनेशन हो गया। ठीक, अब हम लोग जो है फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ओके, तो मेल और फीमेल गैमेट्स को मेल जब फीमेल गैमेट को फ्यूज करता है तो उसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, है कि नहीं? तो एक्चुअली उसको होता क्या है, यहाँ प्लांट केस में क्या होता है, जो मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट कहाँ से बनता है? पॉलन ग्रेन में बनता है। और फीमेल गैमेट कहाँ होता है? ओवरी में ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट्स होते हैं। तो यहाँ पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों नॉन मोटाइल हैं, ये एक दूसरे के पास अपने आप नहीं बोल सकते हैं। ठीक, मतलब कि मेल गैमेट अगर यहाँ पर मेल गैमेट क्या होता है? पॉलन ग्रेन के द्वारा, पॉलन ग्रेन के थ्रू पॉलिनेशन प्रोसेस द्वारा क्या होता है? स्टिग्मा पर पहुंचा दिया जाता है। लेकिन फिर भी स्टिग्मा जो है ओव्यूल से काफी दूरी पर होता है। स्टिग्मा ओव्यूल से काफी दूरी पर होता है, काफी डिस्टेंस पर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक अलग मेथड अपनाया जाता है, पॉलन ट्यूब बना करके उसको पहुंचाया जाता है मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास तक। ठीक है, तो अभी इन सारी चीजों के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप वही डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले होता क्या है कि जनरेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, फर्टिलाइजेशन के समय फ्लावरिंग प्लांट में जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, तो उसका जो सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला प्रोसेस वो है जनरेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का जनरेशन पहले होता है। कैसे होता है? सबसे पहले आप जानते हैं कि किसी भी प्लांट में या तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा या तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ठीक है ना? तो चाहे क्रॉस पॉलिनेशन हो चाहे सेल्फ पॉलिनेशन हो, दोनों प्रकार के पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक ट्रांसफर किया जाता है, विंड के थ्रू, एयर के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू या किसी भी मीडियम में किसी भी एजेंट के थ्रू कैसे भी पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाया जाता है। एंथर में पॉलन ग्रेन होता है, तो पॉलन ग्रेन में जो एंथर में जो पॉलन ग्रेन होता है, एंथर में जो पॉलन ग्रेन होता है उस पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है ना? तो जब कोई पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचता है, जब कोई पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचता है तो होता क्या है, स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है। जैसा कि आपने इसके पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो पॉलन ग्रेन है वो डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है, एक्साइल लेयर एंड इंटाइन लेयर। तो जो इंटाइन लेयर होता है वो और ट्यूब सेल्स और इंटाइन लेयर ये मिल करके पॉलन ट्यूब बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पॉलन ट्यूब। और वो पॉलन ट्यूब स्टिग्मा से होते हुए, स्टाइल से होते हुए ओव्यूल तक क्या होता है? ओवरी के ओव्यूल तक पहुंचता है। ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या होता है, पॉलिनेशन के बाद जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर ट्रांसफर कर दिया जाता है तो सबसे पहले पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है।
तो पॉलन ग्रेन का जब जर्मिनेशन होता है तो पॉलन ट्यूब बनता है, और वो पॉलन ट्यूब कैसे बनता है? जर्म पोर के थ्रू। आप जानते हैं जर्म पोर क्या होता है? पॉलन ग्रेन के कुछ ऐसे भी पार्ट होते हैं जहां पे कुछ पॉइंट वीक होते हैं, जहां पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, तो वहां से जर्म पोर के थ्रू पॉलन ट्यूब निकलते हैं। ठीक है ना? इस तरीके से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद जर्मिनेट करते हैं और पॉलन ट्यूब डेवलप करते हैं। ठीक, और उसी समय उनके मेल गैमेट्स का क्या होता है? डिवीजन होता है, तो 2 मेल गैमेट डेवलप होते हैं। ठीक, जो आपका जनरेटिव न्यूक्लियस था उसका जब डिवीजन होगा तो 2 मेल गैमेट्स बनते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमने देखा पहला स्टेप क्या है? जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलिनेशन प्रोसेस के द्वारा या पॉलिनेशन के बाद जब पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर कर दिया जाता है तब उस पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेट करता है तो पॉलन ट्यूब बनाता है। ओके, सेकंड स्टेप क्या है? पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, पिस्टिल मींस वही फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। पिस्टिल में आपका स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल ये सब आ जाएंगे। ओके, तो दूसरा स्टेप है पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। एक्चुअली होता क्या है कि एक समय में पॉलिनेशन के द्वारा डिफरेंट प्लांट्स के पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर ट्रांसफर किए जाते हैं। जरूरी नहीं कि पॉलिनेशन के द्वारा एक ही प्लांट स्पीसीज की पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा पर पहुंचाया जाए। अगल बगल के जो अदर प्लांट्स होते हैं तो उनके भी पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर क्या होते हैं? ट्रांसफर कर दिए जाते हैं पॉलिनेशन के द्वारा। तब क्या होता है? तो एक्चुअली होता क्या है कि जो आपका स्टिग्मा वाला पार्ट है, स्टिग्मा से कुछ विशेष प्रकार के केमिकल सेक्रेट होते रहते हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंस सेक्रेट होते हैं, और एक्चुअली वो केमिकल्स क्या करते हैं? उस पॉलन ग्रेन को डिटेक्ट करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे स्पीसीज का है या किसी अदर प्लांट के स्पीसीज का है। अगर किसी अदर प्लांट के स्पीसीज का पॉलन ग्रेन रहता है तब वो उसको जर्मिनेट नहीं होने देते। कुछ केमिकल एक्टिविटी के द्वारा, केमिकल रिएक्शंस वगैरह के द्वारा वो क्या करते हैं? उस पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन को रोक देते हैं या पॉलन ट्यूब नहीं निकलने देते। ठीक है ना? तो इस तरीके से अगर किसी अदर प्लांट का पॉलन ग्रेन किसी अदर प्लांट के स्टिग्मा पर पहुंच जाए तो उस प्लांट के पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन स्टिग्मा पर नहीं हो पाएगा। ठीक, ड्यू टू सम केमिकल्स एक्टिविटी सेक्रेटेड बाय स्टिग्मा। ओके, इस तरीके से अच्छा ठीक है। अगर सेम स्पीसीज का पॉलन ग्रेन हो, सेम स्पीसीज का पॉलन ग्रेन, सेम स्पीसीज का पॉलन ग्रेन अगर स्टिग्मा पर पहुंचता है तब वो स्टिग्मा से सेक्रेट होने वाले केमिकल्स उस पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट होने के लिए अलाउ करते हैं, और वो पॉलन ग्रेन क्या होता है? जर्मिनेट होकर के पॉलन ट्यूब बनाता है। ओके, तो इस तरीके से वो पॉलन ट्यूब क्या होता है? स्टिग्मा होते हुए, स्टाइल्स होते हुए, ओवरीज होते हुए ओव्यूल में क्या होता है? एंट्री करता है। ठीक, तो इस तरीके से होता क्या है कि जो स्टाइल, कभी-कभी क्या होता है कि जो स्टाइल होते हैं, स्टाइल भी 3 प्रकार के होते हैं। डिफरेंट प्लांट्स के फ्लावर की स्टाइल भी 3 टाइप के होते हैं। कुछ स्टाइल होते हैं वो पूरी तरह से ओपन होते हैं, कुछ क्या होते हैं? हाफ ओपन होते हैं, और कुछ क्या होते हैं? पूरी तरह से क्लोज्ड होते हैं। तो जब अगर कोई स्टाइल पूरी तरह से ओपन होगा तो पॉलन ट्यूब जो है सीधा ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर से होता हुआ बाहर आ जाएगा नीचे, है कि नहीं? अगर हाफ होगा तब पर भी पॉलन ट्यूब क्या होता है? अंदर आता है। अगर पूरी तरह से क्लोज होता है तो स्टाइल के जो सेल्स हैं उनके बीच जो इंट्रासेलुलर स्पेस होता है उसके थ्रू पॉलन ट्यूब क्या होते हैं? अंदर की तरफ, यहाँ ओव्यूल की तरफ क्या होते हैं? ठीक है ना, लोकोमोट करते हैं, यहाँ कर सकते हैं हम लोग कि वहां तक वो मूव करते हैं। ठीक है, वहां तक पहुंचते हैं। तो इस तरीके से दूसरा तो क्या हो गया? पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। पॉलन ग्रेन और पिस्टिल का क्या वहां पे इंट्रैक्शन हो रहा है। थर्ड स्टेप की बात करें है आपका एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो पॉलन ट्यूब होता है, पॉलन ट्यूब हमेशा जरूर नहीं है कि माइक्रोपाइल से ही अंदर जाए। जो कि आपने देखा था ओव्यूल में माइक्रोपाइल भी था, ओव्यूल में माइक्रोपाइल था, चलाजा वाला पार्ट था और इंटेगुमेंट्स लेयर थे। तो होता क्या है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका पॉलन ट्यूब जब वो आगे बढ़ता है, आगे मूव करता है, तो वो पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल से होकर के ओव्यूल के अंदर एंट्री करते हैं। पॉलन ट्यूब
ओव्यूल के माइक्रोपाइलर रीजन से ओव्यूल के अंदर एंट्री करते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं पोरोगैमी। क्या बोलते हैं? पोरोगैमी। ओके। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं कि जिनके पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर रीजन से नहीं बल्कि चलाजा वाले पार्ट से एंट्री करते हैं। जो ऊपर चलाजा होता है ना, उस चलाजा को पेनिट्रेट करते हुए चलाजा वाले पार्ट से वो पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंट्री करते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं चलाजोगैमी। क्या बोलते हैं? चलाजोगैमी। ओके। हाँ, कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो सीधे इंटीग्यूमेंट लेयर से ही एंट्री कर जाते हैं। जो इंटीग्यूमेंट लेयर होता है ना, उसको ब्रेक करते हुए क्या करते हैं? ओव्यूल के अंदर एंट्री कर जाते हैं पोलन ट्यूब। ठीक। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मीसोगैमी। क्या बोलते हैं? मीसोगैमी। पोरोगैमी, चलाजोगैमी, मीसोगैमी। तो इस तरीके से कुछ पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर रीजन से एंट्री करते हैं ओव्यूल के अंदर। कुछ फ्लावर्स के पोलन ट्यूब चलाजल पार्ट से एंट्री करते हैं और कुछ फ्लावर्स के पोलन ट्यूब इंटीग्यूमेंट लेयर से ओव्यूल के अंदर क्या करते हैं? एंट्री करते हैं। ठीक है ना। लेकिन ज्यादातर जो प्लांट होते हैं वो माइक्रोपाइलर रीजन से एंट्री करते हैं। ज्यादातर प्लांट के जो पोलन ट्यूब होते हैं वो माइक्रोपाइलर रीजन से क्या करते हैं? ओव्यूल के अंदर एंट्री करते हैं। ओके। ये तो हो गया आपका एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब कैसे एंट्री कर रहा है? तो तीन तरीके से करता है। माइक्रोपाइल की तरफ से, चलाजा वाले पार्ट की तरफ से, इंटीग्यूमेंट वाले पार्ट की तरफ से। ठीक। अगर माइक्रोपाइल से एंट्री कर रहा है तो पोरोगैमी, चलाजा वाले पार्ट से एंट्री कर रहा है चलाजोगैमी, इंटीग्यूमेंट लेयर से एंट्री कर रहा है तो मीसोगैमी। ओके। इस तरीके से डिफरेंट टर्म्स हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है नेक्स्ट इवेंट है आपका नेक्स्ट स्टेप एम्ब्रियो ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। You have already know about in ovule there are embryo sac is present. Embryo sac आपने पढ़ा होगा कि ओव्यूल, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है। ठीक। और एम्ब्रियो सैक में आपने देखा होगा 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज पाई जाती है। ठीक है ना। तो आपका ये क्या है? एम्ब्रियो सैक है। ये आपको एम्ब्रियो सैक होता है, इसमें पोलन ट्यूब कैसे एंट्री करता है इसके बारे में आपको देखना है। ओके। देखिए आगे। तो अब हुआ क्या कि जब ये आपका पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंट्री कर गया, चाहे माइक्रोपाइल रीजन से, चाहे चलाजा वाले पार्ट से, चाहे इंटीग्यूमेंट लेयर वाले पार्ट से, तो जब ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब एंट्री किया तो फिर अब फिर वो कहां जाएगा? अब वो आपके एम्ब्रियो सैक तक जाएगा। कहां जाएगा? एम्ब्रियो सैक में, जिसमें आपने देखा होगा 3 ऊपर की तरफ सेल होते हैं एंटीकोडल सेल, 2 सेल आपस में फ्यूज होते हैं जिनको हम लोग पोलर न्यूक्लियाई बोलते थे, 3 नीचे की तरफ जिसमें से 2 सिनर्जिड और एक सेल था। आपको एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर बताया गया था। ठीक। तो अब पोलन ट्यूब जो है और एम्ब्रियो सैक कहां होता है? ओव्यूल के अंदर होता है। ठीक। अब पोलन ट्यूब क्या होता है? एम्ब्रियो सैक के पास आता है, एम्ब्रियो सैक में एंट्री करता है। और जैसे ही वो एक्चुअली होता क्या है कि जब पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल से होकर के या ओव्यूल के अंदर एंट्री करने लगता है, ज्यादातर प्लांट म्यूसिस में क्या होता है कि आपने पढ़ा था, एक था ट्यूब न्यूक्लियस और एक था आपका जनरेटिव न्यूक्लियस। ठीक है ना। तो ट्यूब न्यूक्लियस क्या होता है? वो पोलन ट्यूब से आते आते बीच में क्या हो जाता है? पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन आपका ये था जनरेटिव न्यूक्लियस। तो जनरेटिव न्यूक्लियस में क्या हुआ था? माइटोटिक डिवीजन। तो 2 न्यूक्लियस बने और वो दोनों कन्वर्ट हो गए थे मेल गैमेट में। तो जनरेटिव न्यूक्लियस से 2 मेल गैमेट बनते हैं। कब? जब पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंट्री करने लगता है। लेकिन ज्यादातर प्लांट में क्या होता है कि जब पोलन ग्रेन का जनरेशन होता है कि नहीं, बहुत सारे ऐसे भी प्लांट हैं जिनमें जब पोलन ग्रेन का जनरेशन स्टार्ट होता है, पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब बनाने लगता है, तभी जो है 2 मेल गैमेट डेवलप हो जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी प्लांट हैं जिनमें जब पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंट्री करता है
तब जो है दो मेल गैमेट बनते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस से, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो जनरेटिव न्यूक्लियस से दो मेल गैमेट बनते हैं और आपका जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन जनरेटिव न्यूक्लियस से दो मेल गैमेट्स बन जाते हैं, ठीक। अब होता क्या है, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जब पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में एंट्री कर जाता है तब उसके बाद क्या होता है, पॉलन ट्यूब में जो दो मेल गैमेट बने रहते हैं, अब यही दो मेल गैमेट सिनर्जिड सेल से होते हुए, सिनर्जिड सेल काफी हेल्प करता है गैमेट्स को अंदर जाने में, सिनर्जिड सेल, ठीक, जो कि माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ होता है। तो अब होता क्या है, सिनर्जिड सेल जो होता है वो दोनों मेल गैमेट को काफी हेल्प करता है अंदर एम्ब्रियो सैक के अंदर जाने में। तो अब जो दो मेल गैमेट बने थे उनमें से एक मेल गैमेट, उसमें से दो मेल गैमेट बने थे ना, तो उसमें से एक मेल गैमेट क्या होता है, अंदर आने पर एम्ब्रियो सैक में आने पर क्या होता है, एक मेल गैमेट एग सेल को फ्यूज करता है, इसको एग सेल को, और दूसरा मेल गैमेट जो है पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज करता है, किसको, पोलर न्यूक्लियाई को। तो पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज करता है, यहाँ पे दो न्यूक्लियस है, कितने न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस है, मतलब दो सेल थे आपस में फ्यूज हो गए, तो सेल फ्यूज हो गए और इनके न्यूक्लियस क्या है फिर भी, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, जो कि पोल की तरफ से आए थे, ठीक है, आपने पढ़ा होगा इसी पिछली वीडियो में। एक मेल गैमेट क्या करता है, एक सेल को फ्यूज करता है, और दूसरा मेल गैमेट जो होता है वो आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई को क्या करता है, फ्यूज करता है। तो एक बार ध्यान देना, चूंकि पोलर न्यूक्लियाई था N प्लस N, ठीक, ये पहले से N प्लस N था, हैप्लॉइड हैप्लॉइड दो न्यूक्लियस थे, और एक सेल का हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। तो जब एक मेल गैमेट एक सेल को फ्यूज किया तो N और N कितना हो गया, 2N, मतलब जो जाइगोट बना वो 2N नेचर का हो गया फर्टिलाइजेशन के बाद। एक मेल गैमेट ने एक सेल को फ्यूज किया तो फर्टिलाइजेशन हुआ, सिंगेली हुआ, तो 2N नेचर का आपका जाइगोट बन गया। लेकिन जो दूसरा मेल गैमेट है, जब वो पोलर न्यूक्लियस या सेकेंडरी न्यूक्लियस को फ्यूज करता है, तो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियस पहले से 2N था, पहले से ही, मतलब कि N प्लस N थे, हैप्लॉइड हैप्लॉइड पहले से थे लेकिन दो थे, और एक मेल गैमेट हो रहा है वो भी N है, तो कुल मिलाकर के N प्लस N कुल कितने हो गए, लगभग 3N हो गए, ट्राइप्लॉइड नेचर हो गए, ठीक। इसका मतलब ये हुआ, इसी चीज को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ध्यान देना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन व्हेन one male gamete fused to egg cell and second male gamete fused to polar nuclei. This is called double fertilization because here two time fertilization take place. यहाँ पे दो बार फर्टिलाइजेशन होता है या हो रहा है, एक बार एक मेल गैमेट एक सेल को फ्यूज कर रहा है, दूसरी बार दूसरा मेल गैमेट इसको फ्यूज कर रहा है, पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज कर रहा है। तो एक सेल को जब फ्यूज किया वो जाइगोट बना, उससे 2N नेचर, डाइप्लॉइड नेचर, और जो दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज किया तो आपको 3N हुआ, है कि नहीं, और उससे क्या बना आपका, उससे आपको बना एंडोस्पर्म, क्या बना, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या करता है, एक्चुअली एंडोस्पर्म में फूड रिजर्व होता है। जब ये जाइगोट आगे धीरे धीरे जाइगोट का एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो न्यूट्रिशन एक्चुअली उसको एंडोस्पर्म से मिलता है। कहां से मिलता है, एंडोस्पर्म में, और एंडोस्पर्म में क्या होता है, फूड रिजर्व बनता है, फूड रिजर्व होता है, ओके। न्यूट्रिटिव नेचर का होता है एंडोस्पर्म, जो कि एम्ब्रियोजेनेसिस के समय एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसी चीज को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक। और इसी को और इसको जब दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज करता है तो उसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं, ठीक, ट्रिपल फ्यूजन। तो इसको और डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है और ट्रिपल फ्यूजन क्या है,
एक बार फिर से सुन लीजिए, जब एक मेल गैमेट एक सेल को फ्यूज किया, दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस को फ्यूज किया, तो यहाँ पे दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दो बार फ्यूजन हो रहा है, ठीक, दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन, है कि नहीं। एक बार मेल गैमेट का एक सेल से और दूसरे मेल गैमेट का पोलर न्यूक्लियस से दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ, सो दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। एंड जब एक मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियस को फ्यूज करता है तो मेल गैमेट क्या है, तो उसमें भी एक न्यूक्लियस है और यहाँ पे दो न्यूक्लियस है, ठीक, तो यहाँ पे तीन न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ फ्यूज हो रहे हैं, इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। ओके, इस तरीके से आपका डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन होता है और लास्ट में आपका पूरा प्रोसेस होता है। और ये आपका ओव्यूल है, ओव्यूल आगे चल करके सीड में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो आपका पूरा ओवरी है, ये ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होता है। ओके, इस तरीके से। तो बाकी जो पार्ट है आपके वो सब क्या हो जाते हैं, सेपल, पेटल, ये स्टेमिन वगैरह सब क्या हो जाते हैं, सब फॉल हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं सब, ठीक। आपका सिर्फ यही ओवरी बचता है और यह नीचे थाइमस पे लगाया जाता है और ओवरी के अंदर ओव्यूल रहता है, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ओवरी फ्रूट में। ओके, इस तरीके से आपका प्रोसेस हुआ। अब अगले वीडियो में आपको पढ़ना है एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन अबाउट द प्रोसेस एम्ब्रियोजेनेसिस। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना और वो जाइगोट एंडोस्पर्म पे डिपेंड है न्यूट्रिशन के लिए। तो अब उस जाइगोट का कैसे, अब वो जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ, तो अब उस एम्ब्रियो में कैसे डेवलपमेंट हो रहा है या जाइगोट से कैसे एम्ब्रियो बन रहा है, ठीक है ना। तो अब हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये था आपका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस और फर्टिलाइजेशन के कितने स्टेप है ये सब था पूरा। ओके।